How would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? कैसे करोगे उसको justification? हम क्वांटम नंबर यूज करके या वो ऑर्बिटल्स के कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं उस पीरियड में, उसकी हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हैं. सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स का फिलिंग होता है, पहले ये समझो. फिफ्थ पीरियड में स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? हर पीरियड की स्टार्टिंग तो एस ब्लॉक से ही होती है ना. एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट में हमारे दो क्या हैं? एस ब्लॉक. फिर बीच में डी आता है, फिर लास्ट में पी आता है. राइट. तो अब जब आप 5 चालू करोगे तो 5 के सबसे लेफ्ट मोस्ट में क्या आएगा? 5s. सबसे पहले क्या भर आएगा? 5s. उसके बाद क्या आता है आपका? डी ब्लॉक आ गया. तो अब किसका डी भर आएगा इस पीरियड में? 4 का डी, क्योंकि एक कम चलता है ना डी. फोर्थ पीरियड में 3 का डी भराया होगा, फिफ्थ पीरियड में 4 का डी, सिक्स पीरियड में 5 का डी, और सेवेंथ में 6 का डी, एक कम. और उसके बाद आ जाएंगे हम 5p में. 5p में अब जस्टिफाई कैसे करेंगे? 5s के पास एक ऑर्बिटल होते हैं, 4d के पास 5, और 5p के पास 3. ठीक है. और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 हो गए. 10 और 2 12, 12 और 6 18. क्लियर है? ऐसे अपन जस्टिफाई करेंगे. तो आप ये लिख सकते हो कि इन फिफ्थ पीरियड, इसको आंसर कैसे करेंगे अपन कि इन फिफ्थ पीरियड, लिख लो, इन फिफ्थ पीरियड, इन फिफ्थ पीरियड orbitals which gets filled are, in fifth period orbitals which get filled are, which get filled are 5s, 4d, 5s, 4d and 5p, and 5p, 5s, 4d and 5p. नीचे लिख लो. since there is one orbital in 5s, since there is one orbital in 5s, 5 orbitals in 4d, 5 orbitals in 4d, and 3 orbitals in 5p. That is a total of, कितने ऑर्बिटल हो गए? 5, 3, 8 और एक 1 9 ना. That is a total of 9 orbitals. 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 Now according to कौन सा रूल था जो बोले थे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पॉली. हुन्स रूल था कि डी जनरेट में पहले सिंगल ऑक्यूपेंसी होगी और फिर पेयरिंग होना चालू होगी. ऑफबॉ में था एनर्जी. पॉली में था कि एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दैट टू विथ ऑपोजिट स्पिन. ठीक है. हाँ, तो नाउ क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, now according to Pauli exclusion principle, an orbital can have 2 electrons. An orbital can have 2 electrons. An orbital can have 2 electrons. 2 electrons. Therefore 9 orbitals at the maximum. Therefore 9 orbital हुई ना total. Therefore 9 orbital at the maximum can have 18 electrons. Can have 18 electrons. And hence fifth period has 18 elements. And hence fifth period has 18 elements. And hence fifth period has 18 elements. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट देखो.
Consider the atomic number and position in the periodic table. Arrange the following elements in the increasing order of metallic character. इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था. यही क्वेश्चन तो नहीं था ना, वो यही था क्या? कल किए थे ना ये वाला? हाँ ठीक है. तो फिर इसका क्या ऑर्डर था एक बार बता दो बस. ये तो हम किए हुए हैं. सबसे पहले क्या था? इंक्रीजिंग में जाएंगे तो सबसे कम मेटालिक कौन है? पी. उसके बाद सिल्वर. किसने बोला? सिलिकॉन. एसआई. सिलिकॉन है ना, सिल्वर नहीं है. पर मैं सिल्वर सुना, कोई तो बोला सिल्वर. अब बता नहीं रहे कौन बोला. ठीक है. उसके बाद बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम एंड लास्ट में सोडियम. ठीक है, ये कर चुके अपन लास्ट क्लास में. ठीक है, इसको देखो नेक्स्ट. Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least negative? ये तो अपन लिखे हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोल रहा है ना. और वो भी बोल दिया ना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी थी? क्लोरीन की. कायदे से होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, और उसका एक्सेप्शन याद रखना आप. देखो पीरियड और ग्रुप के बारे में समझना कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको अपन इससे डिनोट करते हैं, इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. उसके हिसाब से फ्लोरीन जो है वो मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए अपने अपने पीरियड में. और ग्रुप में क्या होता है? डेल EgH बिकम्स लेस नेगेटिव. यानी कि क्लोरीन का फ्लोरीन से कम नेगेटिव होना चाहिए था कायदे से, बट हमने देखा था ना कि फ्लोरीन का साइज छोटा था तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो रहे थे, जिसके कारण क्लोरीन की डेल EgH की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव थी. ठीक है, तो इन चारों में, इन दोनों में तो यही आपका फर्स्ट होगा जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. और अब बचा कौन? ये तो नहीं हो सकता सबसे लीस्ट वाला, तो इन दोनों में से कोई एक होगा. अब बताओ पी मतलब क्या है? फॉस्फोरस है ना. और एस मतलब? अब बताओ फॉस्फोरस और सल्फर की पोजीशन कहां पर होगी? कहां पर होंगे जल्दी बताओ. फॉस्फोरस सल्फर पोजीशन बताओ ना मुझे, कौन से पीरियड में होंगे, कौन से ग्रुप में होंगे? आप एटलीस्ट देखो ना, फर्स्ट 20 के तो ऊपर नीचे के याद रखो. जैसे लिथियम के नीचे सोडियम होता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन. कार्बन के बाद कौन आता है? अरे कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में 7 है, 7 एटॉमिक नंबर है. 8 ऐड करो 15 आएगा. फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे होता है. नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है हमारा? फॉस्फोरस. और सल्फर कहां होगा? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर. ऑक्सीजन के नीचे. अरे 8 ऑक्सीजन का है और 8 + 8 करूंगा 16 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन के नीचे है. एम आई क्लियर? अब बताओ इन अ पीरियड इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, तो पी और एस में कौन ज्यादा नेगेटिव होगा? तो कौन कम नेगेटिव होगा? पी. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लीस्ट वाले का पी. तो यहां पे लीस्ट डेल EgH, लीस्ट नेगेटिव डेल EgH किसका है? फॉस्फोरस का पी. एंड मोस्ट नेगेटिव डेल EgH किसका है? क्लोरीन. ठीक है, लिख लो. रीजन लिख लेना एक लाइन में नीचे. एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, as we move across a period, as we move across a period, del EgH becomes more and more negative. Del EgH becomes more and more negative. Del EgH becomes more and more negative. But since the smaller size of fluorine, but because of लिखना, since मत लिखना, but because of smaller size of fluorine, sorry, because of smaller size of fluorine, inter-electronic repulsions are greater. Inter-electronic repulsions are greater.
inter electronic repulsions are greater, therefore del EGH of chlorine is more negative. Therefore, del EGH of chlorine is more negative, than fluorine. ठीक है. Also in a group, एक लाइन और लिख लो. Also in a group, del EGH becomes less and less negative. In a group, del EGH becomes less and less negative. ठीक है, आगे बढ़े. अब ये हो जाएगा ना. इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो एग्जांपल का क्वेश्चन था. वहां 5th पीरियड में 18 जस्टिफाई करने बोल रहा था, यहाँ 6th पीरियड में 32 जस्टिफाई करने बोल रहा है. तो हम क्वांटम नंबर देखो, यहाँ तो लिख भी दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर बताओ. यहाँ हिंट दे दिया आपको, वहां नहीं दिया था कुछ भी. वहां बस इतना लिखा था कि हाउ यू विल जस्टिफाई कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं. पर यहाँ तो साफ साफ लिख दिया कि ऑन द बेस ऑफ क्वांटम नंबर्स आप बताओ कि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं. तो बताइए कौन कौन सी ऑर्बिटल भराएंगी 6th पीरियड में. शुरुआत करेंगे 6s से, फिर 4f. हाँ, पहले नीचे, भले 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है लैंथेनम का, बट फिर हम नीचे चले जाते हैं लैंथेनॉइड्स में. तो 4f, उसके बाद फिर हम ऊपर आ जाते हैं 5d एंड 6p. तो इससे कितने ऑर्बिटल? दो नहीं, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन. इसके अरे 7, ओहो 7 और 14 इलेक्ट्रॉन. इसके 5 ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन. ऐड करके कितना आ रहा है? 32 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस 32 एलिमेंट्स. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको आप प्रॉपर सेंटेंस में लिखोगे जैसे मैंने पीछे आप लोग को लिखवाया है. हो जाएगा ना ये? तो फिलहाल शॉर्ट में लिख लो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. अभी क्वेश्चन नंबर लिखते जाना वरना ढूंढते रह जाओगे किस चीज का आंसर लिखे हैं. सुन रहे हो क्या आप लोग? रखियो एनसीईआरटी, तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो, मैं भेज दूंगा नहीं तो ग्रुप में. ठीक है, एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास. चलो नेक्स्ट. हो गया, ये लिख लिए क्या? बढ़ो आगे. ये टेस्ट में दिया था क्या मैं? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था क्या? क्या कॉमन है इन सब में? हाँ, दे आर, हाँ, व्हाट इज कॉमन इन देम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन इन ऑल. कितने हैं सब में? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 10. लिख भी लेना, दैट इज 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्या है ये सारे के सारे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अरेंज कर लो इनको इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, सॉरी, आयंस है ना सारे, आयनिक रेडियस के हिसाब से अरेंज करिए सबको. प्रोटॉन देखते हैं अपन, है ना. देखिए इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, जिनको खींचने हो तो उतने ही है, पर खींचने वाले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. कितने? इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 8, इसमें 9, 10, 11, सॉरी 11, 12 एंड 13. तो अगर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो साइज छोटा होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से नाइट्राइट सबसे बड़ा होगा. बस चला लो वैसे ही ऑर्डर. इंक्रीजिंग में बोला ना, तो आप शुरुआत कहां से करोगे? एल्यूमिनियम से. तो एल्यूमिनियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर फ्लोराइड, फिर ऑक्साइड,
एंड लास्ट में आपका नाइट्राइड। ठीक है, इसमें रीजन एक लाइन लिख करके लिख लो। आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज decrease with increase in the nuclear charge, decrease with the increase in nuclear charge, decrease with the increase in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज के ब्रैकेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लेना। न्यूक्लियर चार्ज वही तो होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आगे बढ़े। इसका आंसर शायद हमने नोट्स में लिखा हुआ है, देखो एक बार पढ़ के। ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज का एक्चुअल ऑर्डर ये होता है, जबकि हमें पता है कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस हिसाब से पीरियड में नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, करेक्ट। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है एंथैल्पी? नहीं, इधर डिक्रीज होता है भाई, तभी तो सीशियम का सबसे कम है ना। डिक्रीज मतलब बड़े से छोटा, और इंक्रीज मतलब छोटे से बड़ा। यहां मेटल्स है, मेटल्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी ना। अरे मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उनको कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएंगे। तो इंक्रीज होते होते तो आप नॉन मेटल की तरफ जाओगे ना। अरे हाँ है ना, तो इंक्रीजेस होगा ना। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, जबकि उल्टा होता है, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। इसका रीजन अपन ने लिखा है, कहां लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जल्दी ढूंढ के बताओ। हाँ, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो उसका 2p3 होता है, विच इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जबकि ऑक्सीजन में 2p4 होता है, वहां पे वो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं है सारी की सारी। तो किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना ज्यादा मुश्किल है। यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, जबकि कायदे से कम होनी चाहिए थी। क्योंकि आप तो ऐसे लिख दिए ना कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो उसके हिसाब से तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से। एम आई क्लियर? तो ये रीजन मिला आपको कॉपी में, पक्का सबको? ऐसा ही रीजन इसके लिए भी है। पहले कौन आता है, बेरिलियम आता है, बाद में बोरॉन आता है ना टेबल में। तो उसके हिसाब से बोरॉन का ज्यादा होनी चाहिए था, बेरिलियम का कम होना चाहिए था, बट उल्टा है, बेरिलियम का ज्यादा है, बोरॉन का कम है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो इसका रीजन, इसका लिखें क्या रीजन, बेरिलियम बोरॉन का। हाँ तो अभी लिख लेते हैं, चलो लिख लो, बेरिलियम बोरॉन का अभी लिख लेते हैं। लिखो नीचे, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, क्वेश्चन नंबर 3.16, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपकी कॉपी में होगा, ठीक है। हाँ लिखो फर्स्ट पार्ट का रीजन। इन केस ऑफ बेरिलियम, इन केस ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम बीई लिख लो, पूरा मत लिखो, ब्रैकेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे क्या? जल्दी लिखो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दृष्टि? एटॉमिक नंबर बताओ पहले, तब तो लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। 4, हाँ लिखो, अब तो फिर इजी है। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो इन बेरिलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने ब्रैकेट में लिख दिया, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s, while in boron b, बोरॉन लिखना है तो बोरॉन लिख लो, बी लिखना है तो बी लिख लो, पर ब्रैकेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p1, डन, ब्रैकेट क्लोज। in while in boron it is present in 2p orbital, in 2p orbital। मतलब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन
कहां पर है, 2s से निकालना है, पर बोरॉन में कहां से निकालना है, 2p में। देखो ये आप बेरिलियम का लिखे 1s2 2s2 एंड बोरॉन का लिखे 1s2 2s2 एंड 2p1। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। बताओ दोनों में कौन सा टाइटली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, एस में है ना, ऊपर से वो फुल्ली पेयर्ड भी है, 2s2 पूरा पेयर्ड है ना, तो इसको निकालना मुश्किल होगा, तभी बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज्यादा होता है। ऑर्डर ये नहीं है, पर टेबल में ना, टेबल में बेरिलियम पहले आता है, बोरॉन बाद में आता है। तो हमने जो ट्रेंड लिख दिया है ना, वो जनरल ट्रेंड है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे हमने अभी फ्लोरीन क्लोरीन का भी देखा ना, डेल ईजीएच का वैल्यू कायदे से फ्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन आया वहां पर कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे ज्यादा, जिसके कारण उसके डेल ईजीएच का वैल्यू कम नेगेटिव है क्लोरीन की वैल्यू से। तो वैसे यहां पे भी है, तो जनरल ट्रेंड तो वही है, बट जहां जहां एक्सेप्शन है हमने लिखे हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल while in boron it is present in 2p orbital, full stop. Since 2s electrons are more strongly attracted, since 2s electrons are more strongly attracted, since 2s electrons are more strongly attracted by the nucleus, then 2p electrons, then 2p electrons, comma, therefore lesser amount of energy is required, therefore lesser amount of energy is required, therefore lesser amount of energy is required to knock out a, therefore lesser, समझ के लिखना क्या लिख रहे हैं, therefore lesser amount of energy is required to knock out a, अब यहां पे क्या लिखूं, 2p इलेक्ट्रॉन लिखूं कि 2s इलेक्ट्रॉन लिखूं, 2p, क्योंकि लेसर एनर्जी किसको लगने वाली है, 2p को, फॉर टू नॉक आउट अ 2p इलेक्ट्रॉन, नॉक आउट अ 2p इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। हेंस डेल आई एच, इसी से डिनोट करते हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी को, एवरीवन। हेंस डेल आई एच ऑफ व्हाट, बेरिलियम इज ग्रेटर देन del IH of boron। ठीक है, बढ़े आगे, पढ़ो उस क्वेश्चन को अच्छे से। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट मैग्नीशियम से लो है, बट सेकेंड वाली मैग्नीशियम से ज्यादा है। क्वेश्चन समझना, ये रहा हमारा सोडियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को अपन किससे डिनोट करते हैं, डेल आई H1, एंड दूसरे को किससे करेंगे, डेल आई H2, करेक्ट। हम ये बोल रहे हैं कि डेल आई H1 किसकी, सोडियम की कम होती है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है। और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की, वो ज्यादा है किससे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी 3s में ही है, हाँ पेयर में है। वैसे भी हमें पता है कि सोडियम और मैग्नीशियम ऐसे है ना अपने टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बढ़ता है, तो उसके कायदे से तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, यस और नो। तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है, पर फिर सेकंड पॉइंट में ऐसा क्यों हो गया। अब आप देखो सोडियम, हाँ कुछ बोल रहे, सोडियम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बन चुका है, यस और नो, बट मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो बनेगा नोबल गैस, तो वो तो आसानी से कर पाएगा ना सेकेंड वाला। मतलब आप ये समझिए कि पहली जंप सोडियम की आसान थी प्रियांशी,
मॉर्निंग। पहली जंप सोडियम की आसान थी क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करके नियॉन बनना था, पर मैग्नीशियम को 2 लूज करके नियॉन बनना है। तो पहली जंप मैग्नीशियम की बड़ी थी, पर दूसरी इजी है क्योंकि उसको पता है उसको अगला एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो बहुत स्टेबल बनने वाला है वो, तो आसानी से लूज करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने पर सोडियम हो जाता है 1s2 2s2 2p6। ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? Na प्लस का। और Mg प्लस का क्या है? देखो कॉन्फ़िगरेशन 3s1, ये है Mg प्लस। अब आप खुद ही बताओ कि ये पहले लूज करेगा कि ये लूज करेगा। इनफैक्ट ये तो करेगा ही नहीं, इतनी ज्यादा हाई होगी कि हम करवाना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? उसको पहुंचाना था वहां तक, तब तो लूज करवा रहे थे ना। अब तो पहुंच चुका है वहां तक, तो अब और क्यों लूज करवा रहे हो? तभी उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हायर है। किसकी? सोडियम की। बट मैग्नीशियम अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो वो बहुत अच्छा बनने वाला है, तो वो आसानी से कर लेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो उसको लिखते हैं सेंटेंस में अच्छे से बना के, सुंदर सा लिखो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na इज, सोडियम इज, electronic configuration of Na, sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1। ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। while of Mg is, while of Mg is, while of Mg is, हाँ 3s2 लिख लेना बस। 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, full stop. In both the cases, in both the cases, in both the cases, first electron is to be removed from 3s। in both the cases, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 3s से निकलेगा ना दोनों का। एक में 3s1 है और एक में 3s2 है लास्ट में, तो जो भी निकलना इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलने वाला पहला। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, but nuclear charge of किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? मैग्नीशियम का कि सोडियम का? किसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, यूं बोल लो, मैग्नीशियम के पास, है ना? तो द न्यूक्लियर चार्ज, बट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg इज हायर देन दैट ऑफ Na, इज हायर देन दैट ऑफ Na, इज हायर देन दैट ऑफ Na। therefore del IH1 of Na, del IH1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, उसको अपन ने सिंबॉलिकली ये लिख दिया। सुन रहे हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी del IH1 of Na is less than या लोअर देन दैट ऑफ Mg, लोअर देन दैट ऑफ Mg, लोअर देन दैट ऑफ Mg। ठीक है, अभी तो अपन ने इसको लिखा बस, फर्स्ट वाले को, बस दूसरा भी तो लिखना है ना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर क्यों है मैग्नीशियम की। नेक्स्ट टाइम में लिखना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, Na प्लस, अब वो Na प्लस बन चुका है, वो Mg प्लस बन चुका है ना। Na प्लस मतलब प्लस ऊपर चढ़ा रहे हो ना पावर में। Na प्लस acquires neon gas configuration, acquires neon gas configuration, acquires neon gas configuration। Thus the second electron from Na, thus the second electron from Na, thus the second electron from Na, sodium, is to be removed from, is to be removed from, is to be removed from the more stable configuration, is to be removed from
the more stable configuration. More stable configuration. But the loss of second electron from Mg, but the loss of second electron from Mg, but the loss of second electron from Mg, second electron from Mg gives the more stable configuration, gives the more stable configuration, gives the more stable configuration. ठीक है, लास्ट लाइन, hence del IH2 of Na is del IH2 of Na is more than del IH2 of Mg, magnesium. Del IH2 of Na is more than del IH2 of magnesium, Mg. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3.27. यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सब शेल. आउटर सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. कौन सा सब शेल हो सकता है ये आउटर सब शेल? पी क्या बोल रहे हो? डी नहीं होगा. देखो डी आउटर का नहीं होता है, डी n-1 का होता है हमेशा. आप समझ रहे? जैसे मैं अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊं आपको, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है. आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर हमारा 3d एंड 4s2 3d6 ऐसा कुछ होता है. या अब क्योंकि अपन को 5 चाहिए ना तो मैं Mn ले लेता हूं. ठीक है, मैंगनीज, ये ज्यादा ठीक रहेगा. हमारे पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे भी. 3d5 4s2 ऐसा होता है Mn का कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो आखिरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है. ये क्या बोल रहा है? आउटर सब शेल n-1 बोला होता ना तो फिर आप यहां ये ले सकते थे कि हाँ Mn एक एग्जांपल हो सकता है जिसके आखिरी सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. पर ये आखिरी सब शेल थोड़ी ना है. आखिरी शेल कौन है? 4 है. आखिरी शेल कौन है? 4 है. तो 4 के ही p में 5वां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि p वाला इसका आंसर होगा. तो p वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है लास्ट शेल का? ns2 np5, ns2 np5 ये होना चाहिए, यानी कि ग्रुप नंबर 17. ये दोनों को ऐड करेंगे ना 7 और इसमें 10 ऐड कर देंगे. p वाले का आप ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो? 10 ऐड कर देते हो. किसमें ऐड करते हैं 10? इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. तो कितने हैं? 5 + 2 7 हो रहे हैं. 7 + 10 इज 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा ये. तो क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो. आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सब शेल. ठीक है ना? तो इसका आंसर लिख लो नीचे. द जनरल कॉन्फ़िगरेशन of elements having 5 इलेक्ट्रॉन. देखो एस वाले तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि एस वाले में तो हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो पी ही हो सकता है फिर. और डी तो अंदर का भर आता है, एफ तो और अंदर का भर आता है. n-2 चलता है ना, एफ डी n-1 चलता है, एफ n-2 चलता है. तो पी ही हमारे पास ऑप्शन बचता है जिसके आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डी में 5 नहीं भराएंगे, पर डी आउटर नहीं है. सुन रहे हैं क्या? डी n-1 है वाला का भराता है, और एफ में भी 14 इलेक्ट्रॉन तक भराते हैं, पर वो किसका भराता है? n-2 का. तो ये दोनों आउटर थोड़ी ना होंगे, तो पेनाल्टीमेट और एंटी पेनाल्टीमेट होते थे, याद है? तो आखिरी वाले के सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन पी में ही हो सकते हैं.
एम आई क्लियर? तो क्या लिखे? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स in the outer subshell is in the outer subshell is in the outer subshell is ns2np5 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 which is a group 17 which is group 17 which is group 17 तो एलिमेंट ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस. दे आर हैलोजेंस. ग्रुप 17 ब्रैकेट में हैलोजेंस. तो आप इसमें से कोई भी एग्जांपल दे, कोई एक एलिमेंट का नाम लिखने बोला है, आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन. ठीक है? द एलिमेंट्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अगला बताओ. आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. कौन होंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे? हाँ, मैग्नीशियम, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 2 है. वो 2 लूज, अभी तो देखे ना कैसे वो 2 लूज करके नियॉन बना था. यानी कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स जितने भी हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो 2 लूज करना चाहेंगे. और व्हाट अबाउट एल्कली मेटल्स? वो 1 लूज करना चाहेंगे. देखिए अभी सोडियम को 1 लूज करके शांत हो गया. उसकी सेकेंड आयनाइजेशन थैलेपी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं है दूसरा लूज करने की. ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 था. याद है अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े थे लास्ट क्लास में. ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1. ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, वैलेंसी भी 2. तो यही है वो एलिमेंट्स जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. इसका उल्टा क्वेश्चन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो हाँ, ऑक्सीजन करेगा, बट ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप 16. अरे देखो 16 वालों का आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. 16 वालों का आखिरी शेल में 6 है. 2 करने 8 करने के लिए क्या करेगा? ये 2 गेन करेगा. तो आप एग्जांपल देते हो ऑक्सीजन या सल्फर. ऑक्सीजन या सल्फर. ठीक है? तो पहले ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, लिख लो इसका आंसर, बी एंड सी का आंसर. यहां 10 टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 10 टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. दोनों के का आंसर लिख लो. तो ग्रुप नंबर लिखना और एक एग्जांपल लिख दो. ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिखना. पहले वाले का आंसर ग्रुप 2 एलिमेंट्स. एक एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम या बेरिलियम या कैल्शियम भी ले सकते हो ना. ये 3 का तो नाम जानते हो कम से कम आप उस ग्रुप वालों के. एंड 10 टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स में ग्रुप नंबर 16 लिख देना. ऑक्सीजन सल्फर में से कोई भी एक. हो गया? एक एग्जांपल दे दियो ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. Identify the group having metal, non-metal, liquid as well as gas at the room temperature. मेटल कौन सा लिक्विड होता है? मर्क्यूरी. इसका एटॉमिक नंबर बता दो, आप मुझे ग्रुप नंबर बताइएगा. ठीक है? एटॉमिक नंबर होता है Hg का 80. कौन से ग्रुप में होगा ये जल्दी बताओ. पहले ही हार मान लिया हम तो. चेहरे से समझ में आ रहा है कि हम तो हार मान लिए सर, हम कैसे बता पाएंगे. सोचो तो मैं तो आपको नोबल गैसेस तक का ट्रिक बताया हूं ना. तो आप नोबल गैसेस में तो उतरो कम से कम नीचे कि सर ये 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36, फिर आपके जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86. 32 ना, 18 ये ऐड किए तो 54 आया. इसमें 32 ऐड करूंगा तो 86 ही आएगा ना. हाँ, अब 86 मतलब इसी पीरियड में कहीं है. 1 2 3 4 5 6th पीरियड में है कहीं. और 80 बोल रहा है मतलब 6 पीछे जाना है. अरे हाँ ना. और 6 एलिमेंट्स तो पी में ही होते हैं, यानी कि डी का आखिरी वाला 6th पीरियड में, मतलब 5 के डी में जा रहा होगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन. वहां पर है हमारा कौन? Hg, मर्क्यूरी. कौन सा ग्रुप है वो? 12 पे खत्म होता है ना हमारा ट्रांजिशन सीरीज, और 13 से चालू होता है पी ब्लॉक. तो कौन से ग्रुप का होगा ये? ग्रुप नंबर 12. तो ये मेटल, लिक्विड मेटल तो लिखा, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल Hg ब्रैकेट में 80 लिख लेना. ग्रुप 12, ग्रुप 12. गैशियस मेटल तो कोई होते नहीं है,
पर गैसियस नॉन मेटल होते हैं और लिक्विड नॉन मेटल होता है। चलो गैसियस नॉन मेटल तो बता दो, ये तो इजी है। गैसियस नॉन मेटल कहां कहां पे होते हैं? एक आध गैसियस नॉन मेटल का नाम तो बताओ पहले, फिर बाद में पोजीशन देखेंगे। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16, फिर हाइड्रोजन भी तो है ग्रुप नंबर 1, और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर एक पहले 15, ठीक है। और लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है बताओ जल्दी नाम। लिक्विड नॉन मेटल का नाम पता है क्या? पूरे 118 में दो ही तो लिक्विड है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। गैलियम तो मेटल है पर वो 30 डिग्री के बाद लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर हम जनरली 25-28 बोलते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर में नहीं होगा, पर गैलियम एक मेटल है। हाँ, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं भैया, आयोडीन तो सबलाइम होता है। और सबलाइम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? सॉलिड से गैस नेवर कमिंग टू लिक्विड फॉर्म, तो फिर आयोडीन कैसे हो जाएगा? है ना, सॉलिड आयोडीन इज अ सबलाइम मटेरियल। आप उसको हीट करोगे तो वो सीधा क्या बन जाएगा? वेपर, गैस। तो लिक्विड नॉन मेटल कौन है हमारा? ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में है? 17। अरे हैलोजन है भाई। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो नाम भी सबका इन 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 है करके, ताकि याद रहे आपको कि सब एक जैसे ही हैं, हैलोजेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, मैं भी याद आया मुझे, दिया था ना ये होमवर्क, किसी ने नहीं बनाया होगा ना। इस टाइप का मैंने बोला था ना कि हमने क्वेश्चन किया है क्लास में, जिसमें मैंने ये नहीं दिया था, पर हमने ये दोनों की वैल्यूज देख करके इसके क्वेश्चंस देखे थे। इनमें कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, कौन लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। नहीं बनाया है, नेक्स्ट क्लास में बना के लेके आना, उसके बाद फिर नया चैप्टर चालू करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 था आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आपको देखो क्या देखना है कि जिसका डेल आई एच वन सबसे कम होगा ना, वो एक अच्छा मेटल होगा। ठीक है, और जिसका डेल आई एच वन बहुत ज्यादा होगा, वो आपका नोबल गैस भी हो सकता है, या वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है। 1600 है, इसका 2300 है। ठीक है, ये नोबल गैस ही होगा। क्यों, कोई मुझे बता पाएगा कि सर मैं इसको नोबल गैस क्यों बोल रहा हूं? इसके कारण, क्योंकि अगर ये नॉन मेटल होता तो इसका डेल ईजीएच पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता। ये नोबल गैस है इसलिए उसका डेल ईजीएच पॉजिटिव आया है। और आप देखिए इसका डेल ईजीएच नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये नॉन मेटल है। थर्ड वाला क्या है? और इसका डेल आई एच बड़ा भी है, तो ये एक अच्छा नॉन मेटल है। तो एक अच्छे मेटल की पहचान उसकी डेल आई एच वैल्यू से करते हैं, एक अच्छे नॉन मेटल की पहचान उसकी डेल ईजीएच वैल्यू से करते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो उसको देखोगे तो समझ में आएगा। एक आध क्वेश्चन इसमें अलग टाइप का कि कौन सा मेटल है जो एक स्टेबल बाइनरी हाइलाइट बनाएगा। बाइनरी हाइलाइट इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे अपन, जैसे MgCl2 था, CaCl2 है, ये होते हैं बाइनरी हाइलाइट विद द फॉर्मूला MX2। ये भी था उस क्वेश्चन में, इस टाइप का एक पार्ट, तो उसको देखना है। ठीक है, तो ये वही बनाएंगे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से लूज कर पा रहे होंगे, यानी कि इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो कैसे लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन? तो ये वाला तो कभी नहीं बनाएगा 2 वाला हालाइड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये बनाएगा तो ये किस टाइप का बनाएगा? NaCl इस टाइप का बनाएगा। पर ये लोग बना सकते हैं क्योंकि इनकी दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नहीं है, इतना तो अचीव कर सकते हैं। ये तो देखो 7300 है, 7300 बहुत ज्यादा है। एम आई क्लियर? तो उसको बनाएंगे 31 क्वेश्चन ना, उसको देख करके फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, predict the formula of the stable binary compound that would be formed by the combination of the following pair of elements। देखो आप ये तो 9th क्लास में भी करते थे कि आपको सबकी वैलेंसी देख करके फॉर्मूला बनाना क्रिस क्रॉस करके। जैसे आप अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को ही ले लो, तो इनकी वैलेंसीज क्या होती है? मैग्नीशियम का 2+ एंड नाइट्रोजन का 3-। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg3n2। बस यही सबके हद करना है, समझ रहे हैं क्या? तो इसको भी ट्राई करोगे आप लोग 32।
जल्दी बताओ ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। पीरियड से आपको क्या पता चलता है एटम का या एलिमेंट के बारे में? पीरियड से। कैसे टॉपिक नंबर पता चल जाएगा? मैंने बोल दिया कि सोडियम, सोडियम थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, तो आप कैसे बता दोगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, सॉरी 11 है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अगर मैंने बता दिया कि सोडियम थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड शेल। अरे पीरियड नंबर टेल्स दी शेल नंबर, शेल नंबर, सब शेल में नहीं जा रहे हैं अपन। और शेल नंबर कौन बताता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया क्या? नहीं आया? आप ऐसे ऐसे किए, ठीक है ना? यस और नो? पीरियड आपको क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ग्रुप से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। जैसे आपने बोला ना कि फर्स्ट ग्रुप वालों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सेकेंड ग्रुप वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 13 वालों के पास 3 है, 14 वालों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 15 वालों के पास 5, 16 वालों के पास 6, 17वें ग्रुप के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 18वें ग्रुप में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास है, वो स्टेबल है। तो ग्रुप नंबर टेल्स दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड टेल्स दी व्हाट? शेल नंबर। शेल नंबर मतलब क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता था, एजिमुथल क्वांटम नंबर सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, एंड स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन बता रहा है, ठीक है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका देखो, which of the following statement related to the modern periodic table is incorrect? है ना, जनरली हम इनकरेक्ट नहीं देख पाते हैं, हम सोच रहे थे करेक्ट पूछ रहा है, और ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली पहला वाला करेक्ट होता है, फिर हम बाकी तीनों को रीड करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं कि करेक्ट तो मिल गया पहला वाला, और एक्चुअली वो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। पढ़ के बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। पी में 6 कॉलम होते हैं, सही है ना? 6 ग्रुप है पी में, 13 से लेकर के 18, बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन अ पी शेल। सही लिखा है ये तो? अरे 3 ऑर्बिटल है ना, हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है। सेकंड पढ़ो, द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, ये गलत है। कितने कॉलम होते हैं? 10। कहां से लेकर के? 3 से लेकर के 12। 1 to आर एस ब्लॉक, 13 to 18 आर पी ब्लॉक, 3 to 12 आर डी ब्लॉक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, समझ रहे हैं क्या? बाकी भी पढ़ के तो देख लें। Each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy that subshell। मतलब वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबशेल में जितने आएंगे वही उनका ब्लॉक है। और लास्ट क्या बोल रहा था? ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? द ब्लॉक इंडिकेट्स, ब्लॉक मतलब S से ही तो पता चलता ना कि L का वैल्यू 0 है, पी ब्लॉक से पता चलेगा L का वैल्यू 1 है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब L ही होगा, ठीक है? तो ये भी करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल? इनमें से कौन सा वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करेगा? कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है? मास, देखो चार्ज तो करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वैलेंस शेल पास आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले रिपेल करते हैं, तो वो शील्डिंग इफेक्ट, याद है? शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो इनके कारण ही तो होता है। तो न्यूक्लियर मास ही होगा जिसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है? तभी तो बोलते हैं ना कि एटॉमिक मास इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर इज द बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है? द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय, न्यूक्लियर चार्ज। अभी तो अपन डिसाइड किया था ना कि सबके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम थे, पर जिनके पास प्रोटॉन ज्यादा थे, यानी कि जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, वो छोटे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सही लिखा है ना ये तो? डेल आई एच 1
छोटा होता है डेल आई एच टू, बड़ा होता है डेल आई एच थ्री, और बड़ा होते जाता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ग्रेटर। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? तो ये सही पॉइंट है। सेकंड पढ़ो, द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी सही है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको एक नोबल गैस के ही इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगानी पड़ती है, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। End of valence electron is marked by a big jump in ionization enthalpy. End of valence electrons is marked by a big jump in ionization enthalpy. कहने का मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं तो अब इनर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। जैसे 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अगला निकालोगे 2p से, तो उसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो देयर विल बी बिग जंप इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी ठीक ही लग रहा है पॉइंट। एंड लास्ट पढ़ो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर। ये कैसे हो सकता है? यानी कि आप ये बोल रहे हो कि 3s से निकालना आसान है, 4s से मुश्किल है। 4s से आसान है ना, 4s बाहर है, 3s अंदर है। तो लोअर एन वैल्यू मतलब अंदर के शेल की बात कर रहे हो आप, तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा पास है न्यूक्लियस से, तो उनको कैसे आसानी से निकाल लोगे? फिर से पढ़ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर, नहीं इज डिफिकल्ट। तो आपका ये इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन डी। कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में? तो पूछ लो अभी, बढ़े आगे। देखो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल तो और पास है ना न्यूक्लियस के। पूरा का पूरा खेल किसका है? न्यूक्लियस के चार्ज का। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या न्यूक्लियस ने आखिरी इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ के रखा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से इन कंपैरिजन टू बाहर वाले शेल, यानी कि हायर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, एन मतलब प्रिंसिपल आउटर मोस्ट शेल ना, मतलब ठीक है। तो डी, इसको देखो, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? जल्दी बताओ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। बोरॉन कहां पर है आपका? सेकेंड पीरियड में। एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के पहले है, एंड पोटेशियम उसी लाइन में लास्ट में है। नहीं, पोटेशियम तो इधर है, फोर्थ पीरियड में। बोरॉन सेकेंड पीरियड में है, इन दोनों थर्ड में है, और ये फोर्थ में है। बताओ, इन दोनों में तो बता सकते हो ना। इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तब तो आप राइट साइड जाते जाते नॉन मेटल तक पहुंच जाते हो। कहने का मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है, या उल्टा कह लो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा मेटालिक होगा? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपको Mg इज ग्रेटर देन Al दिख रहा है? देखो, यहाँ तो Al ग्रेटर देन Mg है, यहाँ भी Al ग्रेटर देन Mg, मतलब A और B तो नहीं हो सकते। समझ रहे हैं क्या? इन दोनों में है Mg Al से बड़ा, Mg Al से बड़ा, पर पोटेशियम इन दोनों से बड़ा होता है। याद करिए रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम पोटेशियम ऊपर होते हैं, सबसे ऊपर सोडियम पोटेशियम ही तो है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? डी का। ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। क्लियर है ये? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी आपका बोरॉन है, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन, एक छोड़ के फ्लोरीन, और सिलिकॉन किसके नीचे? कार्बन के नीचे। ये इनकी पोजीशंस हैं। अब बताइए, इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। तो इन सब में सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा? फ्लोरीन। कोई दिख रहा है ऑप्शन में फ्लोरीन हाईएस्ट वाला? सी और डी में। ए और बी तो नहीं हो सकते। ए और बी तो फ्लोरीन को सबसे कम बना दिया है। हाउ कम? फ्लोरीन सबसे कम नॉन मेटालिक कैसे हो सकता है? वो तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। तो ए और बी तो कतई नहीं हो सकते। समझ रहे हो क्या? अब बच्चे हमारे सी और डी, जिसमें फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट है, और एन और सी भी साथ में लिखे हैं, मतलब ये दोनों करेक्ट होंगे। बस आपको बोरॉन और सिलिकॉन में डिसाइड करना है। हाँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन देखो क्या होता है ना, वो सिलिकॉन मेटलॉइड है।
प्योर नॉन मेटल भी नहीं है, ठीक है। तो आप पहले करोगे बोरॉन और फिर आएगा आपका सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन सी। वैसे भी टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, अगर आप बोल रहे हो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन सी। ये लास्ट है शायद इसका, फिर ये तो जेई वाले क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये बताओ, फिर बाद में प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लॉस ऑफ और हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि सामने वाले को कौन इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, या सामने वाले को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, या उससे हाइड्रोजन कौन ले रहा है। एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है आपसे। तो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? देखो नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, राइट, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बदले में नॉन मेटल को इनसे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ताकि वो रेड्यूस हो जाए। तो अल्टीमेटली क्लोरीन को रेड्यूस होने में किसने हेल्प किया? तो सोडियम कहलाता है एक रेड्यूसिंग नेचर या रेड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। यानी इन शॉर्ट मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इनमें आपके ऑप्शन फ्लोरीन वाला है, तो फ्लोरीन होगा सबसे पहले। तो फ्लोरीन हाईएस्ट किसमें दिख रहा है आपको? ए और बी में, तो ये दोनों तो हटा ही दो। क्या ऑप्शन? नहीं, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। तो फिर यही बचेगा, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर बाद में नाइट्रोजन। क्लोरीन बोलेगा कि मैं फ्लोरीन वाली फैमिली का हूं, तो मैं उसके बाद मेरा नंबर आना चाहिए, है ना। बट ऑक्सीजन के साइज के कारण क्लोरीन थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है हमारे टेबल में? ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद पॉलिंग वैल्यू याद है ना, पॉलिंग स्केल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फ्लोरीन की 4 थी और ऑक्सीजन की सेकंड नंबर पे थी 3.5। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। इसमें 11 क्वेश्चन ना जेडब्ल्यू नीट वाले हैं, और जो मैंने पीछे 31 और 32 छोड़े हैं ये आप लोग बना के लेके आएंगे। 31 और 32 छोड़ा था ना, जिसमें मैंने आपको 31 में तो हिंट भी दे दिया है, 32 में भी एक सॉल्व करके दिखाया हूं मैं। आप 31 सॉल्व करके 32 सॉल्व करेंगे, और आखिरी के 11 क्वेश्चन जो है उनको भी एक बार ट्राई करना। कुछ भी एक दो भी बनेंगे तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, ये पीडीएफ में शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो आखिरी के 11 क्वेश्चन जो जेई नीट वाले क्वेश्चन है, और ये 31 एंड 32, इतना ट्राई करेंगे तो फर्स्ट हाफ एन आवर में अपन वो करके फिर नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू। चैप्टर पढ़ते जाओ ये वाला पूरा, है ना। जल्दी इसका टेस्ट